हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्शन। अपन बात कर रहे थे कंट्रोल सिस्टम एंड लास्ट लेक्चर के अंदर अपने पढ़ा था मेसन्स फॉर्मूला। अगर अपन को कोई एक ब्लॉक डायग्राम दे के पूछे इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है तो अपन मेसन फॉर्मूला की मदद से बड़ी आसानी से ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अपन ने मेसन्स फॉर्मूले बहुत सारी बातें की थी, ये ओनली एक इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड के बीच में ही एप्लीकेबल है। बहुत सारी बातें की थी मेसन्स फॉर्मूले पे। अब अपन को कोई भी ब्लॉक डायग्राम दे के किसी भी कंट्रोल सिस्टम का अपन ट्रांसफर फंक्शन बड़ी इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं रेस्पॉन्स एनालिसिस की। अब अपन किसकी बात करने वाले हैं? अब अपन बात करने वाले हैं रेस्पॉन्स एनालिसिस, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपने बेसिक पूरा कंप्लीट किया था। एक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। और किसी भी आपको कोई भी एक ब्लॉक डायग्राम प्रोवाइड करे और उसका आपको अगर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने की बात हो तो आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो मेसन फॉर्मूले की हेल्प से। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, वो सारी बातें अपन ने फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब अपन बात करने वाले हैं रेस्पॉन्स एनालिसिस की। इसकी बात करने वाले हैं रेस्पॉन्स एनालिसिस। अपन के केस में दो तरीके की रेस्पॉन्स एनालिसिस की अपन स्टडी करने वाले हैं। एक अपन बात करेंगे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस की, एक अपन बात करेंगे फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस। अब अपन को कोई भी ब्लॉक डायग्राम प्रोवाइड करे तो अपन बड़ी आसानी से मेसन फॉर्मूले की हेल्प से उस ब्लॉक डायग्राम को अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं और उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी अपन रेस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे वो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल पे बेस्ड होगी। किस पे बेस्ड होगी? वो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल पे ही बेस्ड होगी। ये पूरी की पूरी रेस्पॉन्स एनालिसिस ट्रांसफर फंक्शन मॉडल पे ही बेस्ड होगी। और आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन मॉडल ओनली फॉर एलटीए सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होता है। आपको ये पता होना चाहिए, सिग्नल सिस्टम में आपने पढ़ रखा होगा कि ट्रांसफर फंक्शन मॉडल ओनली फॉर एलटीए सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। अपन को कंट्रोल सिस्टम में मैक्सिमम टाइम कंट्रोल सिस्टम को एज ए एलटीए सिस्टम ही ट्रीट करना है। ओनली फॉर स्टेट स्पेस एनालिसिस वाला चैप्टर छोड़ दे तो बाकी सारे चैप्टर में अपन को कंट्रोल सिस्टम को एक एलटीए सिस्टम की तरह ही ट्रीट करना है। और एलटीए सिस्टम के लिए ही ट्रांसफर फंक्शन मॉडल एप्लीकेबल होता है। तो अपन के कंट्रोल सिस्टम की सारी रेस्पॉन्स एनालिसिस, चाहे वो टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस हो, वो अपनी ट्रांसफर फंक्शन मॉडल पे बेस्ड होगी। ये आपको पता होना चाहिए। और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? वो आउटपुट और इनपुट के लाप्लास का रेशियो होता है अंडर द एजम्पशन ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। जब अपन ट्रांसफर फंक्शन मॉडल बेस्ड मगर है ना टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस करूंगा तो आपका टोटल रेस्पॉन्स किसके इक्वल होगा? आपको पता है कि टोटल रेस्पॉन्स हमेशा इक्वल होता है जीरो इनपुट रेस्पॉन्स और आपका होता है जीरो स्टेट रेस्पॉन्स के इक्वल होता है। और आपको पता है जीरो इनपुट रेस्पॉन्स किसकी वजह से आता है? ये आता है ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस। ये आता है ड्यू टू इनिशियल कंडीशन। और ये जीरो स्टेट रेस्पॉन्स आता है, ये आता है ड्यू टू इनपुट्स। ये आता है ड्यू टू इनपुट्स। आपको पता होना चाहिए टोटल रेस्पॉन्स हमेशा जीरो इनपुट रेस्पॉन्स और जीरो स्टेट रेस्पॉन्स के इक्वल होता है। अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर टाइम रेस्पॉन्स की बात करेंगे और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की बात बाद में करेंगे। तो कोई भी सिस्टम हो उसका टोटल टाइम रेस्पॉन्स हमेशा जीरो इनपुट रेस्पॉन्स प्लस जीरो स्टेट रेस्पॉन्स के इक्वल होता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये है ना जीरो इनपुट रेस्पॉन्स हमेशा इनिशियल कंडीशंस के कारण आता है और ये जीरो स्टेट रेस्पॉन्स हमेशा इनपुट्स के कारण आता है। जबकि अपन जो भी रेस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे वो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल बेस्ड करेंगे। और ट्रांसफर फंक्शन में अपन इनिशियल कंडीशन को हमेशा जीरो एज्यूम करके चलते हैं। इनिशियल कंडीशन को हमेशा क्या एज्यूम करके चलते हैं? हमेशा जीरो एज्यूम करके चलते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल बेस्ड अपन एनालिसिस करेंगे, वहां पर आपका जीरो इनपुट रेस्पॉन्स ऑलवेज जीरो ही होगा, क्योंकि वह इनिशियल कंडीशन कितनी होगी? जीरो। तो उसके कारण जो भी आपका रेस्पॉन्स बनेगा जीरो इनपुट रेस्पॉन्स वो भी ऑलवेज जीरो ही होगा। जबकि अपन जब स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़ेंगे वहां आपको जीरो इनपुट रेस्पॉन्स भी मिलेगा, जीरो स्टेट रेस्पॉन्स भी मिलेगा।
क्योंकि वहां अपन स्टेट मॉडल बेस्ड अपन कंट्रोल सिस्टम की एनालिसिस करेंगे, यहाँ अपन ट्रांसफर फंक्शन मॉडल बेस्ड कंट्रोल सिस्टम की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपका जीरो इनपुट रेस्पॉन्स ऑलवेज कितना मिलता है, जीरो ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपका टोटल रेस्पॉन्स किसके इक्वल हो जाएगा, आपका यहाँ पर टोटल रेस्पॉन्स जीरो स्टेट रेस्पॉन्स के इक्वल होगा। और जीरो स्टेट रेस्पॉन्स के ऑलवेज कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट होते हैं। एक होता है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, एक होता है स्टेडी स्टेट। कौन सा पार्ट होता है, एक होता है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का पार्ट होता है, एक होता है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स वाला पार्ट। यानी अगर मैं रेस्पॉन्स के अंदर t इक्वल टू इंफिनिटी पुटअप करूंगा तो रेस्पॉन्स का जो पार्ट है ना जीरो हो जाएगा, उसको तो अपन बोल देंगे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, और जो पार्ट नॉन जीरो होगा उसको अपन बोल देंगे स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ये आपको स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। आपको टोटल रेस्पॉन्स में से अगर ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है तो कुछ मत करो, इस टोटल रेस्पॉन्स के अंदर t इक्वल टू इंफिनिटी पुटअप कर दो, तो इस टोटल रेस्पॉन्स का जो वाला पार्ट जीरो हो रहा है उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, और जो वाला पार्ट क्या हो रहा है, नॉन जीरो हो रहा है, उसको बोल देंगे स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा ये क्यों है, ये कंडीशन वैलिड क्यों है। क्यों अपन रेस्पॉन्स एनालिसिस ओनली स्टेबल सिस्टम की ही करते हैं, और स्टेबल सिस्टम t इक्वल टू इंफिनिटी पे स्टेडी स्टेट को रीच कर देगा। ट्रांजिएंट क्या हो जाएंगे, डाई आउट हो जाएंगे। तो ट्रांजिएंट को डाई आउट होना ही पड़ेगा। जब ट्रांजिएंट डाई आउट हो जाएंगे तो इसका ट्रांजिएंट वाला पार्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अपन हमेशा रेस्पॉन्स एनालिसिस ओनली फॉर स्टेबल सिस्टम की ही करते हैं। अगर अनस्टेबल सिस्टम होता तो वो उसमें ट्रांजिएंट कभी डाई आउट होते ही नहीं, ट्रांजिएंट कभी डाई आउट होते ही नहीं, तो ये कंडीशन कभी उसमें वैलिड होती नहीं, क्योंकि अपन रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑलवेज एक स्टेबल सिस्टम की ही करते हैं। हमेशा अपन रेस्पॉन्स एनालिसिस किसकी करते हैं, एक स्टेबल सिस्टम की करते हैं। तो इसलिए अपन की ये कंडीशन आप अप्लाई करोगे तो आपको ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स आप सेपरेट कर सकते हो जीरो स्टेट रेस्पॉन्स से। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं, अब अपन को कोई भी ब्लॉक डायग्राम प्रोवाइड करेगा तो अपन बड़ी आसानी से उसका ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो अपन बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, CS अपॉन RS, आउटपुट अपॉन इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये तो आपका हो गया ट्रांसफर फंक्शन, ये आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रांसफर फंक्शन आपको कोई भी ब्लॉक डायग्राम दे और आप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अब अपन बात करने वाले हैं किसकी, अब अपन बात करेंगे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस की बात करते हैं। तो इसमें अपन को आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है फॉर ए गिवन इनपुट। क्या होता है, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके लिए आपको CT की वैल्यू, यानी ये CS तो आपको पता है, यहाँ से CT की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, मतलब आउटपुट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है फॉर ए गिवन रेफरेंस इनपुट। RT आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप RS को सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। सबसे पहले आप ट्रांसफर फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, RS से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आप इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CT मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। RS आपको गिवन रहेगा, क्योंकि RT आपको गिवन है, तो RS आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो और ट्रांसफर फंक्शन आप निकाल सकते हो किसी भी कंट्रोल सिस्टम का, या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर क्या रहेगा, गिवन रहेगा। ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके आप CT की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस क्या होता है कि आपको आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है फॉर ए गिवन इनपुट। तो इसके लिए अपन को इनपुट है ना, हर एक कोई भी इनपुट, ऐसा नहीं कि हर एक आप जो एग्जामिनर मतलब मन में आ गया वो आपको इनपुट प्रोवाइड कर देगा, नहीं। यहाँ पर आपको एग्जामिनर स्टैंडर्ड इनपुट सी देता है, या तो आपको इम्पल्स दे देगा, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं अगर बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, शॉक। क्या होती है, शॉक। इधर लिखता हूं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी।
और इसका अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करूंगा तो आपको पता है डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 1। या तो आपको वो यूनिट इम्पल्स सिग्नल प्रोवाइड करेगा, ओनली फॉर स्टैंडर्ड इनपुट्स के लिए ही आउटपुट की बात करेगा एग्जामिनर। ऐसे नहीं कि किसी भी इनपुट के लिए बात करेगा, नहीं, ओनली फॉर स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट में एक होता है आपका इम्पल्स सिग्नल, सेकंड आपको या तो आपको दे देगा यूनिट स्टेप सिग्नल। क्या देगा? यूनिट स्टेप सिग्नल। और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो ये किसको शो करता है? पोजीशन को। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यूटी अगर आपको ना प्रोवाइड करेगा तो वो आपको क्या देगा? रैंप सिग्नल देगा। क्या देगा? रैंप। और रैंप आपको पता है क्या होता है? टी। और आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है तो पता होगा कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s²। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? वेलोसिटी। फोर्थ आपको या तो वो देगा पैराबोलिक फंक्शन दे देगा। क्या देगा? आपको पैराबोलिक फंक्शन देगा। स्टैंडर्ड पैराबोलिक फंक्शन होता है t²/2 ut होता है। क्या होता है? t²/2 ut। और इसका लाप्लास क्या हो जाएगा? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/s³। और ये आपको एक्सेलरेशन को, ये आपको किसको कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा? एक्सेलरेशन को शो करेगा। ये वेलोसिटी को, ये पोजीशन को, ये शो को। ये 4 इनपुट ही देगा। देखो इस 4 इनपुट की एग्जामिनर बात करेगा। देखो इनकी तो बात करेगा ओनली फॉर स्टेडी स्टेट एरर की टाइम ही बात करेगा। इनकी वो रेस्पॉन्स एनालिसिस की बात नहीं करेगा। इसका ओनली एक पैरामीटर ही आपको पूछेगा इन इनपुट के लिए, वो होगा स्टेडी स्टेट एरर की बात करेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस इनपुट की रेस्पॉन्स एनालिसिस करना। आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट स्टेप इनपुट। इस इनपुट की रेस्पॉन्स एनालिसिस पे बेस्ट ही क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम एग्जाम में। इन इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर की बात कर सकता है एग्जामिनर। और इसके तो सारी पूरी की पूरी रेस्पॉन्स एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी यूनिट स्टेप के लिए। और ये क्या होता है, इसके लिए आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अपन ये डेल्टा टी यूनिट इम्पल्स इनपुट अपन सिस्टम को क्यों प्रोवाइड करते हैं? किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए उसको यूनिट इम्पल्स सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अगर इसका रेस्पॉन्स यानी इम्पल्स रेस्पॉन्स अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो अपन कह सकते हैं सिस्टम स्टेबल है। अगर एलटीए, किसी भी एलटीए सिस्टम का अगर आपको इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो आप ये कह सकते हो कि सिस्टम स्टेबल है। अदरवाइज आप कह दोगे सिस्टम अनस्टेबल है। तो इसके रेस्पॉन्स की भी अपन को इतनी नीड नहीं पड़ती है। इसके अपन को क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि अपन मैक्सिमम टाइम ओनली स्टेबल सिस्टम की ही स्टडी करेंगे। रेस्पॉन्स एनालिसिस ओनली फॉर स्टेबल सिस्टम की ही करते हैं। तो अपन के पास ओनली एक इनपुट बचता है। इनकी अपन बात करेंगे स्टेडी स्टेट एरर की टाइम। जब अपन स्टेडी स्टेट एरर पढ़ेंगे तो यूनिट रैंप सिग्नल और यूनिट पैराबोलिक सिग्नल की बात अपन बहुत ही डिटेल से करेंगे। और इसकी बात करेंगे जब अपन स्टेबिलिटी की बात करेंगे उस टाइम अपन इम्पल्स रेस्पॉन्स की बहुत डिटेल से बात करेंगे। हर एक सिस्टम के लिए बात करेंगे, चाहे वो स्टेबल हो, चाहे अनस्टेबल हो, चाहे मार्जिनली स्टेबल हो। तो उस टाइम अपन बात करेंगे इम्पल्स रेस्पॉन्स की। अब अपन को बात करनी है ओनली इस सिग्नल पे फोकस रखना है, यूनिट स्टेप सिग्नल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो यूनिट रैंप और यूनिट पैराबोलिक सिग्नल की बात अपन करेंगे जब अपन स्टेडी स्टेट एरर की बात करेंगे उस टाइम इन सिग्नल की बात करेंगे। इस सिग्नल की बात करेंगे जब अपन स्टेबिलिटी की बात करेंगे, किसी भी कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम स्टेबल है या नहीं है? तो उस टाइम अपन इसकी बात करने वाले हैं डेल्टा टी की। अब अपन बात करेंगे रेस्पॉन्स एनालिसिस की। तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट एक रहेगा जो यूनिट स्टेप इनपुट है। क्या है ये? यूनिट स्टेप इनपुट। अब अपन का पूरा रेस्पॉन्स एनालिसिस इसी इनपुट के इर्द गिर्द होने वाला है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन के स्टैंडर्ड इनपुट्स हैं और ये अपन की क्या होगी? रेस्पॉन्स एनालिसिस हो गया। अब अपन का इनपुट भी फिक्स हो गया। आरटी क्या हो गया? यूनिट स्टेप इनपुट के लिए ही अपन को स्टडी करनी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन बात करने वाले हैं टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम।
अब अपन बात करने वाले टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब अपन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए एक स्टैंडर्ड जो भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सी एस अपॉन आर एस की वैल्यू होती है 1/1 प्लस एस टी। ये आपका स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन होता है। ये आपको याद होना ही चाहिए। अगर मैं इसका पोल जीरो डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये आपकी सिग्मा अक्स हो गई, ये आपकी जी ओमेगा अक्स हो गई। इसमें है ना जीरो तो कुछ है नहीं, एक पोल है, वो पोल कहाँ पर है? -1/t। टी को बोला जाता है टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। क्या होगी? इसकी वैल्यू, इसको बोला जाता है टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। इसकी यूनिट सेकंड होती हैं और ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है। और इसको एक सिस्टम पैरामीटर की तरह ही अपन लेकर चलते हैं। ये क्या है? सिस्टम पैरामीटर है। क्या है? सिस्टम पैरामीटर होते हैं। कुछ पैरामीटर होते हैं वो रेस्पॉन्स पैरामीटर होते हैं, जबकि ये तो अपन का एक सिस्टम का ही पैरामीटर है जिसको सिस्टम का टाइम कांस्टेंट बोला जाता है। और आपको देखो, ये आपकी क्या होगी? पोल की लोकेशन होगी। क्या होगी? पोल की लोकेशन। ये वाली डिस्टेंस अगर x है, अगर आपकी पोल की लोकेशन जी ओमेगा एक्स से ये कौन सा लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में x डिस्टेंस पे है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1 टाइम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी। आई होप ये वाला भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए। आपको अगर एग्जामिनर ऐसा प्रोवाइड कर दे, मान लो एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है जिसका पोल जीरो डायग्राम कुछ ऐसा दे दे, ये वाली डिस्टेंस आपको -2 प्रोवाइड कर दे, ये आपका सिग्मा अक्स हो गई, ये आपकी जे ओमेगा अक्स हो गई। और आपको अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आपको पूछे तो अगर ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, तो ये तो क्या है? -2, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो कितनी डिस्टेंस हो गई? 2 हो गई। तो है टाइम कांस्टेंट और ये वाले डिस्टेंस आपस में क्या होता है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1/2 सेकंड के इक्वल हो जाएगी। किसके हो जाएगी? 1/2 सेकंड के इक्वल हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये आ गया आपको। अगर पोल जीरो डायग्राम देके टाइम कांस्टेंट पूछे तो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। और आपका ये स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू ये होती है, टी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। टी अगर नेगेटिव हो गया तो आपका पोल इधर आ जाएगा और ये सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। और उसकी अपन कभी भी रेस्पॉन्स एनालिसिस करते हैं ही नहीं। टाइम कांस्टेंट हमेशा क्या होता है? एक पॉजिटिव पैरामीटर होता है और इसको अपन सिस्टम पैरामीटर ही बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाऊं तो देखो, ये आपको मान लो, ये आपको एग्जामिनर एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आरसी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम प्रोवाइड करे। ये आपको यहाँ पर आपको आरटी दे दे, एक रेफरेंस इनपुट दे दे, और यहाँ पर आपको कंट्रोल आउटपुट मान लो सीटी आपको दे दे, और इसका आपको मान लो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर इसका लाप्लास मान लो आर एस हो गया, ये इसका लाप्लास कितना हो गया? मान लो इसका लाप्लास अपन का सी एस हो गया, और लाप्लास के अंदर ये क्या हो जाएगा? 1/SC। आप सोचोगे कि इधर तो किसी भी अगर मैं कैपेसिटर को लाप्लास डोमेन में अगर मतलब कन्वर्ट करूं तो कुछ और भी तो टर्म आता है, v ऑफ 0 - कुछ ऐसा टर्म भी तो आता है। वो नहीं, क्योंकि अपन है ना ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे। जब ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे तो इनिशियल कंडीशन को 0 एज्यूम करके चलते हैं। क्या? इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज एट 0 को अपन कितना एज्यूम करके चलते हैं? 0 एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में हमेशा इनिशियल कंडीशन को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो यहाँ पर ओनली सी का क्या हो जाएगा? 1/SC ही होगा। आई होप यहाँ पर कोई भी आपको बैटरी हैटरी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप नेटवर्क के अंदर करते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब तो ये कुछ नहीं, ये सी एस है। सी एस क्या है? इसके अक्रॉस कौन सा हो गया? पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। और ये वाला पोटेंशियल क्या है? आर एस है। ये वाला पोटेंशियल आर एस है, ये वाला सी एस है। तो अगर आप वोल्टेज डिवीजन रूल यूज करोगे तो आप बड़ी आसानी से सी एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सी एस क्या हो जाएगा? आर एस इंटू 1/SC अपॉन आर प्लस 1/SC होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। अगर इस वोल्टेज को मैंने आर टी एज्यूम कर दिया, इस वोल्टेज को मैंने सी टी एज्यूम कर दिया है, क्योंकि ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है, ये मेरा इनपुट वोल्टेज है, तो यहाँ से सी एस अपॉन आर सी की मैं अगर
सी अपॉन आर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा सी एस अपॉन आर एस की, तो अपन की कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 1/1 प्लस एस आर सी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आर सी क्या है, इस सर्किट का, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये अपना स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सर्किट की तरह ही ट्रीट होगा, 1 प्लस एस टी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आपको है ना कोई भी आपको नेटवर्क देके उसका ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करे तो आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जब भी आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हो तो इनिशियल कंडीशन को हमेशा आप नेग्लेक्ट करके ही चलना हमेशा। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और ये वाला नेटवर्क देख के आपको अगर टाइम कांस्टेंट पूछे तो बड़ी आसानी से बता सकते हो आरसी। अगर इसका आपको ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू पूछे तो आप क्या बता सकते हो, 1/1 प्लस एस टी, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही आपका बिहेवियर करता है, तभी तो इसका भी ट्रांसफर फंक्शन इसी फॉर्म में आया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो अपन को ये तो मिल गया सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू 1/1 प्लस एस टी। देखो इस पूरे के पूरे ट्रांसफर फंक्शन में आपको ओनली एक ही पैरामीटर मिलेगा, वो पैरामीटर कौन सा है, टी है। जब अपन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करेंगे तो अपन को ट्रांसफर फंक्शन के अंदर ओनली एक ही पैरामीटर मिलेगा। जब अपन सेकेंड ऑर्डर की अगर अपन बात करेंगे तो उसके अंदर अपन को सिस्टम के अंदर इस ना ट्रांसफर फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर मिलेंगे, दो सिस्टम पैरामीटर मिलेंगे। यानी जिस ऑर्डर का अपन का कंट्रोल सिस्टम होगा उतने ही अपन को सिस्टम पैरामीटर मिलेंगे। यहाँ पर ओनली एक सिस्टम पैरामीटर मिल रहा है, ओनली वो कौन सा है, टी है। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। अगर सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता तो अपन को दो सिस्टम पैरामीटर मिलते इस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर अपन इम्पल्स रेस्पॉन्स की बात तो करते नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम तो अपन ओनली स्टेबल सिस्टम की ही रेस्पॉन्स एनालिसिस करते हैं। और अपन रैंप एंड पैराबोलिक रेस्पॉन्स की बात अपन ओनली फॉर स्टेडी स्टेट एरर के टाइम ही अपन बात करेंगे। यहाँ पर अपन को यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स पे फोकस करना है। अपन को किस पे फोकस करना है, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स पे। अब अपन बात करते हैं यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स की बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन 99% क्वेश्चन इसी से बनते हैं, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स से। अगर कोई रेस्पॉन्स एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो ना तो इम्पल्स रेस्पॉन्स से बनता है, ना आपका पैराबोलिक रेस्पॉन्स से बनता है, ना आपका रैंप रेस्पॉन्स से मिलता है। 99% क्वेश्चन आपको स्टेप रेस्पॉन्स से ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सी एस अपॉन आर एस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सी एस अपॉन आर एस किसके इक्वल हो गया, 1/1 प्लस एस टी। आपको यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आर एस को आप उस साइड भेज दो। सी एस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर 1/1 प्लस एस टी इंटू आर एस। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। और आपको पता है क्योंकि यहाँ आर टी क्या है, आर टी आपका यू टी है, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स आपको फाइंड आउट करना है। तो आर एस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर एस की वैल्यू इक्वल होगी 1/s के इक्वल होगी। अगर मैं यहाँ पुटअप करूँगा तो आपको सी एस की वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी 1/s डॉट 1/1 प्लस एस टी। मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको यही मिलने वाला है। तो अब देखो इसको थोड़ा सा अगर अपन रीअरेंज करें तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, 1/s माइनस 1/1 प्लस एस टी। देखो इसको अगर मैं अलग अलग थोड़ा रीअरेंज करूँ तो आप भी आसानी से कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन तो बड़ी आसानी से आपने पढ़ ही रखा होगा मैथ्स के अंदर, बड़ी आसानी से आप इसका कर सकते हो। इसको थोड़ा और सोल्व करें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/s, यहाँ से अगर t से t में अगर कैंसिल आउट करूँ तो क्या आ जाएगा, 1/s प्लस 1/t। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके अगर मैं ct की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो आपको पता है 1/s किसका होता है, ut का होता है। और ये किसका होता है, ये तो आपको पता ही होगा। आपको पता होगा 1/s प्लस ए किसका होता है, वो होता है e की पावर माइनस AT UT का होता था या नहीं होता था, बिल्कुल होता था। और आपका 1/s किसका होता है, UT का होता है। किसका होता है, UT का होता है। तो इसका अगर मैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो आपको पता है CT की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगी, CT की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस e की पावर माइनस t/t इंटू UT। ये आपका हो जाएगा
रेस्पॉन्स की वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये मैं स्टेडी स्टेट एरर की बात मैं इधर नहीं करूंगा, स्टेडी स्टेट एरर की एक अलग से सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ ओनली अपन वो भी अपन का एक सिस्टम का है ना रेस्पॉन्स का पैरामीटर होता है, वो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स का पैरामीटर होता है, लेकिन उसको अपन बाद में बात करेंगे। यहाँ पर ओनली रेस्पॉन्स की बात करेंगे एंड ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स पैरामीटर की बात करेंगे। स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स पैरामीटर जैसे स्टेडी स्टेट एरर हो गया उसकी बात अपन अगले लेक्चर में करेंगे। ये अपन का हो गया ओवरऑल रेस्पॉन्स हो गया। अगर मैं इसकी सी ऑफ 0 पे बात करूंगा तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 1 - 1 कितना मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा। सी ऑफ इन्फिनिटी की बात करूंगा तो इससे कितना मिलेगा, सी ऑफ इन्फिनिटी की अब कितना आंसर मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और इसका अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो देखो सी टी का ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ये आपका ओवरऑल रेस्पॉन्स हो गया सी टी, ये आपका टी के साथ करूंगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 1, ये आपका फाइनल वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स हो जाएगा। ये आपके रेस्पॉन्स की फाइनल वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, और रेस्पॉन्स इंक्रीज होता होता एक्सपोनेंशियली 1 को t इक्वल टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1 को रीच कर जाएगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे 1 को रीच कर जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये आपका सी टी वर्सेज टी है। देखो अब अपन कुछ और बात करते हैं। अगर मैं ये जो अपने का रेस्पॉन्स है, इस रेस्पॉन्स की t इक्वल टू 0 पे इसके स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि t इक्वल टू 0 पे इस रेस्पॉन्स कर्व की मैं अगर स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो आप इसका अगर डिफरेंशिएशन करके t इक्वल टू 0 पुटअप करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 1/t मिलेगा। क्या कितना मिलेगा, 1/t मिलेगा, क्योंकि इसका 1 का तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये कितना आ जाएगा, 1/t आ जाएगा बाहर, और इधर आप अगर रखोगे 0 तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा अपन को, 1/t आ जाएगा। ये आपको इनिशियल स्लोप मिल गई, क्या मिल गई, इस कर्व की इनिशियल स्लोप की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1/t मिल गई। मतलब यहाँ पर अगर मैं स्लोप खींचूं तो आपको इसकी स्लोप कितनी मिल गई, ये स्लोप आपको मिली 1/t। मतलब स्लोप का मतलब क्या होता है, y/x ही तो होता है, ये आपकी 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये t होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ये t होगा। तभी तो आपके इनिशियल स्लोप मतलब y, ये वाला पूरा पोर्शन कितना है, 1/t, यही तो होता है, y/x ही तो होता है स्लोप की वैल्यू, y/x, y कितना है 1, तो x कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। और अगर मैं इस वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको 63% ऑफ फाइनल वैल्यू, कितनी, 63% ऑफ, यहाँ पर आपकी फाइनल वैल्यू 1 है तो 1 का 63% मतलब ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.63 मिल जाएगी। मतलब एक टाइम कांस्टेंट के अंदर मेरा सिस्टम यानी फाइनल वैल्यू की 63% को रीच कर जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आपको एक बार एक किसी टेस्ट सीरीज का ये मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था कि अगर मेरा रेस्पॉन्स इनिशियल स्पीड से ही जाता रहता तो बताओ आप कितने टाइम के बाद वो है ना फाइनल वैल्यू को रीच कर जाएगा। ये अच्छे से सुनना क्वेश्चन कि अगर अपन का रेस्पॉन्स की स्पीड इनिशियल स्पीड ही मेंटेन रखता, इसके तो है ना स्पीड लगातार क्या हो रही, कम हो रही है, रेस्पॉन्स की स्पीड लगातार कम हो रही है, इसकी स्लोप लगातार डिक्रीज हो रही है। वो ऐसे बोला था कि ये अगर अपनी इनिशियली स्पीड को है ना मतलब हैंडल करता, इनिशियल स्पीड से ही जाता रहता तो कितने टाइम के बाद फाइनल वैल्यू को रीच कर जाता। तो आपको बताना होगा एक टाइम कांस्टेंट के बाद अगर वो इनिशियल स्पीड से ही जाता रहता तो आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट रीच द स्टेडी स्टेट वैल्यू। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सेकंड, अब देखो एक्चुअली में तो ये t इक्वल टू इन्फिनिटी पे फाइनल वैल्यू को रीच करेगा, लेकिन अपन कुछ है ना टॉलरेंस रखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 2% टॉलरेंस की, किसकी, 2% टॉलरेंस की बात करूंगा तो 2% टॉलरेंस के अंदर जब मेरा रेस्पॉन्स पहुंच जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे सेटलिंग टाइम। क्या बोलेंगे, उसको अपन सेटलिंग टाइम बोलेंगे। 2% टॉलरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं अगर उसके
बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, जब मेरी रेस्पॉन्स की वैल्यू 0.98 से ज़्यादा हो जाएगी तो अपन उसको सेटलिंग टाइम बोल देंगे। सेटलिंग टाइम किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आप कितने परसेंट का टॉलरेंस एज्यूम कर रहे हो। तो अपन है ना, अगर अपन 2% का टॉलरेंस एज्यूम करते हैं तो अपन के पास सेटलिंग टाइम की वैल्यू कितनी मिलती है, सेटलिंग टाइम की वैल्यू मिलती है अपन को 40 के इक्वल मिलती है। और इस पीरियड को, सेटलिंग टाइम के पहले वाले पीरियड को अपन बोलते हैं ट्रांजिएंट पीरियड, और सेटलिंग टाइम के बाद वाले के पीरियड को अपन बोलते हैं स्टेडी स्टेट पीरियड। वैसे तो कोई भी सिस्टम स्टेडी स्टेट को t इक्वल टू इन्फिनिटी पे रीच करता है, लेकिन अपन कुछ टॉलरेंस एज्यूम करके अपन एज्यूम कर लेते हैं कि सेटलिंग टाइम के बाद वो सिस्टम स्टेडी स्टेट पीरियड को रीच कर जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन का कितना हो गया, 2% का टॉलरेंस हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखो, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का खासियत क्या होती है, कि बहुत ही स्लो होता है। क्या होता है, स्लगिश होते हैं। और जो सिस्टम स्लगिश होते हैं, स्लो होते हैं, उसके लिए एक होता है डिले टाइम। भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं डिले टाइम क्या होता है, कि आपके फाइनल वैल्यू की 50% को रीच करने में कितना टाइम लगेगा। तो फाइनल वैल्यू 1 है तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 0.5। 0.5 को रीच करने में जो आपको टाइम लगता है उसको बोला जाता है डिले टाइम। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी ऑफ डी। और टी ऑफ डी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो वो आपकी मिलेगी 0.7t के इक्वल मिल जाएगी। एक होता है राइज टाइम। क्या होता है, राइज टाइम। एक्चुअली में तो क्या होता है, राइज टाइम होता है कि 0 से स्टार्ट करके फाइनल वैल्यू को रीच करने में कितना टाइम लगता है उसको बोला जाता है राइज टाइम। लेकिन अगर आपका सिस्टम स्लगिश हो, फास्ट ऑर्डर हो, स्लो सिस्टम हो, तो अपन उसके लिए ये बात करते हैं कि वो 10% से स्टार्ट होकर 90% को रीच करने में कितना टाइम लगता है उसको अपन बोलते हैं राइज टाइम। ये मान लो इसका मतलब फाइनल वैल्यू का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.1। यानी आपका 0.1 से स्टार्ट करके ये आपका 0.1 हो गया। ये वाला टाइम मैं एज्यूम कर लेता हूँ t1। फिर आपका कितना है, 90% मतलब 0.9। ये आपका मान लो इधर कहीं भी 0.9 है, और ये इसके करस्पॉन्डिंग टाइम कितना हो गया, t2 हो गया। तो आपके राइज टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइज टाइम की वैल्यू हो जाएगी t2 माइनस t1 के इक्वल हो जाएगी। और इसकी अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 2.2t मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 2.2t के इक्वल इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये आपका होता है ट्रांजिएंट पीरियड। और ये आपका सेटलिंग टाइम हमेशा आप कितना टॉलरेंस एज्यूम करते हो उस पर डिपेंड कर रहा है। और कंट्रोल सिस्टम हम हमेशा 2% टॉलरेंस को ही एज्यूम करेंगे। 2% टॉलरेंस के साथ सेटलिंग टाइम हमेशा 40 के इक्वल ही आएगा। और सेटलिंग टाइम के आगे वाला पीरियड को अपन स्टेडी स्टेट पीरियड एज्यूम करते हैं, और उसके पहले वाला पीरियड जो भी होता है 40 तक, उसको अपन ट्रांजिएंट पीरियड बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेटलिंग टाइम बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और जब कोई सिस्टम स्लगिश सिस्टम होता है तो उसके लिए अपन डिले टाइम को भी डिपेंड करते हैं। डिले टाइम होता है फाइनल वैल्यू का 50% को रीच करने में कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं डिले टाइम। एक होता है राइज टाइम। राइज टाइम होता है 10% से स्टार्ट होकर 90% तक जाने में कितना टाइम लगता है उसको बोला जाता है राइज टाइम। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये अपन की फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की। और अपन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एक क्वेश्चन और अगर आपके सामने बात करूं तो देखो, ये आपको मैंने दो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स अगर आपको ऐसे मैंने शो करके दे दिए, क्या यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऐसे आपको शो करके दे दिया, और मैंने बोल दिया इसका टाइम कांस्टेंट t1 है, इसका टाइम कांस्टेंट t2 है, तो बताओ किसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा। अगर देखो, अगर टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उस सिस्टम की स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स क्या होगी, कम होगा। स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स कम होगा, वो है ना धीरे धीरे फाइनल वैल्यू को रीच करेगा। तो बताओ स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स कौन से सिस्टम का कम है, तो इसका। ये तो देखो एकदम फटाफट से फाइनल वैल्यू को रीच कर रहा है, ये आराम से धीरे धीरे फाइनल वैल्यू को रीच कर रहा है। तो इस सिस्टम की स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स क्या है,
कम है, मतलब इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आपका टाइम कांस्टेंट का रेशियो भी आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि T2 की वैल्यू हमेशा T1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से कंट्रोल सिस्टम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सेकंड ऑर्डर सिस्टम से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में भी आपको पता होना चाहिए राइज टाइम क्या होता है, डिले टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम क्या होता है। स्टेट एरर की बात अपन बाद में करेंगे। इनको बोला जाता है, ये है ना, जो भी मैंने पैरामीटर की बात की है, डिले टाइम की बात की है, राइज टाइम की बात की है, सेटलिंग टाइम की बात की है, ये सारे के सारे ट्रांजिएंट पीरियड में आते हैं, तो इनको ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स पैरामीटर बोला जाता है। और एक आगे जाके पीरियड इस पीरियड में आएगा, स्टेडी पीरियड के अंदर आता है, स्टेडी स्टेट एरर आता है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। यहाँ पर मैं ओनली ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स पैरामीटर की ही बात की है, राइज टाइम की बात की है, सेटलिंग टाइम की बात की है, डिले टाइम की बात की है। और आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट कोई भी रेस्पॉन्स हो वो फाइनल वैल्यू के 63% को रीच कर जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपना फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम होता है कंप्लीट। तो अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो फिर इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।